तो मूवी स्टार्ट होती है 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है। हर तरफ जंग चल रही थी। उस वक्त हैंग नाम का एक अमेरिकन पायलट, जिसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड में जा गिरता है। तभी वो देखता है यहाँ एक और प्लेन क्रैश हो रहा है। वो प्लेन जापान के एक सोल्जर का है। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है और यूएस और जापान के बीच युद्ध जारी है, इसलिए वो दोनों भी लड़ने लगते हैं। दोनों के बीच लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी उनके पास बड़े बड़े हाथ आते हैं और ये हाथ होते हैं जाइंट एप के, और इसका नाम होता है कॉन्ग। और अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी शिफ्ट होकर 1973 पर आ जाता है और यहाँ हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है, जिसमें बिल है और उसका एक पार्टनर। वो सेनेटर के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए थे और उससे आइलैंड के बारे में बताने लगते हैं, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा है। बिल ने काफी सालों से इस पर रिसर्च की है और कुछ सवालों के जवाब वो ढूंढना चाहता है और सेनेटर को बताता है कि इस आइलैंड पर आज तक कोई नहीं गया है और इस आइलैंड को स्कल आइलैंड कहा जाता है। स्कल आइलैंड बरमुदा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पर और इसके ऊपर से क्रॉस होने वाली हर चीज वापस कभी नहीं आती। 1954 में जब इस आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे तो वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं थे, बल्कि कुछ और थे। वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब सुनकर सेनेटर उनकी हेल्प करने और फंड देने से मना कर देता है, पर तभी बिल उन्हें कन्विंस करने के लिए एक और बात बताता है और कहता है अभी सिर्फ हमारे पास ही वहाँ की तस्वीरें हैं और 3 दिन बाद रशिया का एक सैटेलाइट वहाँ से गुजरेगा और वो तस्वीरें हमारे पास हैं, वो उनके पास भी होंगी। अब ये सुनते ही सेनेटर उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब बिल वहाँ जाने के लिए पूरी की पूरी एक टीम को रेडी करवाता है और टीम का इंचार्ज वो खुद होता है। अब इस टीम में कुछ मिलिट्री के जवान, कर्नल जेम्स जो कि गाइडर और एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और एक फोटोग्राफर मेसन होती है। अब सारे एक बड़ी सी शिप के साथ उस आइलैंड के करीब तक पहुंचते हैं। उस आइलैंड के आसपास एक बड़ा सा खतरनाक तूफान होता है, तो शिप के कुछ लोग इस मिशन को वहीं अबॉर्ट करने को कहते हैं, पर बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता। उसे तो किसी भी हालत में उस आइलैंड पर जाना ही है, इसीलिए सभी मिशन के लिए तैयार किए गए स्पेशल हेलीकॉप्टर पे बैठकर उस तूफान की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तूफान तो डरावना था ही, साथ में उसमें लाइटनिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से सारे मेंबर डर जाते हैं और वो तूफान में उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा होता और वहाँ से बच के निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा होता है। पर आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा खत्म हो जाता है और एक प्यारी सी चमक के साथ सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है और फिर वो ब्यूटीफुल सा आइलैंड नजर आता है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ हेलीकॉप्टर सिस्मिक बॉम्ब आइलैंड पर गिराते हैं। ये सिस्मिक बॉम्ब किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये बॉम्ब जमीन के नीचे वाइब्रेशंस पैदा करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जमीन के नीचे है क्या, और उन्हें गिराकर पता चलता है कि ये जमीन नीचे से खोखली है, जिसका मतलब आइलैंड की जमीन के नीचे ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ होने की संभावना है। सारे हेलीकॉप्टर इसी तरह आइलैंड के हर हिस्से में सिस्मिक बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर की ओर एक बड़ा सा पेड़ आकर टकराता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और अब सबके सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर यानी जाइंट एप यानी कॉन्ग खड़ा है। कॉन्ग इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वो सारे हेलीकॉप्टर किसी टॉय हेलीकॉप्टर से कम नहीं लग रहे होते। अब कॉन्ग को इन पर इतना गुस्सा आया होता है क्योंकि वो लोग जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए कॉन्ग इन हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगता है और इतने बड़े जाइंट एप को देखकर कर्नल फायरिंग का ऑर्डर दे देता है और जैसे ही वो लोग उस पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं, कॉन्ग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। अब इस लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर्स कॉन्ग के हाथों मारे जाते हैं। अब इस लड़ाई के बाद वो सारे लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। एक टीम को जेम्स लीड कर रहा होता है और दूसरे को बिल, वही बिल जिसकी वजह से आज इस आइलैंड में वो सारे फंसे हुए हैं। अब यहाँ कर्नल बिल पर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का सच्चा मकसद क्या है और इस शिप के बारे में सब सच बताओ। तो बिल कहता है आज से 30 साल पहले मैं क्लिंटन नाम की शिप पर था, जो कि हमेशा के लिए गायब हो गया। उस शिप में लगभग 1000 लोग थे और उस शिप में एक अकेला ही मैं बचा। सबको बताया गया कि वो शिप डूब गया, पर मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। तो ये है कि वो शिप अपने आप नहीं डूबा था, उसे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने डुबाया था। मैं इस बात को साबित करने के लिए 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। 30 साल से लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कि दुनिया में अभी भी मॉन्स्टर हैं। पुराने समय में उनका ही इस धरती पर राज था और आज नहीं तो कल वो अपना
राज हमसे वापस छीनने जरूर आएंगे और मनुष्य जाति को तबाह करके वो अपनी जमीन पर फिर से राज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें यहाँ से सबूतों और तस्वीरों के साथ सेफली हमारे देश वापस पहुँचाओ, ताकि हम ढेर सारे मिलिट्री और वेपन के साथ इस आइलैंड पर दोबारा आ सके और इन मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जेम्स वहाँ लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि हमें नदी के साथ साथ चलकर समुद्र तक पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ 3 दिनों तक हमारा शिप रहने वाला है। हमें किसी न किसी तरह उन्हें सिग्नल भेजना होगा और यकीनन वो हमारी मदद करेंगे और हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। वो नदी के साथ साथ चल ही रहे होते हैं कि नदी में से एक बहुत बड़ा जीव बाहर निकल के आता है। सारे उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो भी उस एप की तरह जाइंट ईवी है। जेम्स उन्हें कहता है कि कोई गोलियां नहीं चलाएगा। अब वो लोग गोली नहीं चलाते तो वो जाइंट ईवी वहां से चुपचाप वापस पानी में चला जाता है। जेम्स और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं कि वो रास्ते में कुछ खंडर देखते हैं, जैसे कि वहाँ कोई रहता हो। अब एकदम से वहाँ बहुत सारे आदिवासी उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स और बाकी लोग भी अपनी गन तान लेते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझते और वहाँ कुछ होता, वहाँ पर एक हैंक आ जाता है। हैंक वही पायलट है जिसका प्लेन आज से 28 साल पहले इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। अब क्योंकि हैंक को वहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए थे, तो वो कबीले वालों को समझता था और जेम्स को बताता है कि वो कबीले वाले उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद वो सारे लोग हैंक के साथ उन कबीले वालों की बस्ती की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हैंक देख रहा होता है। अब इन्हें एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है और हैंक बताता है कि ये शिप मेरे आने से 10 साल पहले से यहाँ है। अब हैंक उन्हें शिप के अंदर लेके जाता है और यहाँ हैंक बताता है कि यहाँ के कबीले वाले कॉन्ग की पूजा करते हैं और हैंक कॉन्ग की वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाता है। हैंक उन कबीले वालों के बारे में भी बताता है कि ये कबीले वाले हमेशा से खामोश रहते हैं, क्योंकि इनका हमेशा के लिए मौन व्रत है, और कहता है कि जिस जाइंट एप से तुम लोग लड़कर आए हो वो कॉन्ग है, इस आइलैंड का राजा। वो यहाँ पर सबकी रक्षा करता है। और आगे हैंक बताता है कि जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था तब यहाँ पर एक और जापान का प्लेन भी क्रैश हुआ था और वो जापानीज पायलट बाद में मेरा दोस्त बन गया था, पर उसे उन स्कल कॉलर ने मार दिया। स्कल कॉलर इतने बड़े और विशाल होते हैं कि कॉन्ग की जाति के बाकी एप्स को खा गए, जिसमें उनके माता पिता भी शामिल थे, और अब कॉन्ग अपनी जाति का अकेला ही जाइंट एप बचा है। बताता है कि कबीले वालों का मानना है कि अगर कॉन्ग खत्म हो गया तो वो विशालकाय स्कल कॉलर बाहर आ जाएगा और सारे आइलैंड के सारे जीव जंतुओं को पूरे तरह और हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर मैसन पूछती है कि कॉन्ग ने उन पर हमला क्यों किया, तो हैंक कहता है कि ये आइलैंड कॉन्ग का घर है और अगर तुम किसी के घर पर बॉम्ब फेंकोगे तो वो गुस्सा तो आएगा ही। ये भी बताता है कि जब तुमने बॉम्ब ब्लास्ट किया तब वो जाइंट स्कल क्लॉलर बाहर आ गए थे, जिसे कॉन्ग ने खत्म कर दिया, वरना तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। फिर जेम्स हैंक से बाहर जाने के बारे में पूछता है, जिसके बाद हैंक बताता है कि मेरे पास एक बोट है जिसमें बैठकर हम 3 दिन के अंदर तुम्हारे शिप तक पहुंच सकते हैं। उससे पहले उस बोट को थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत है। अब यहाँ दूसरी तरफ दूसरी टीम के ऊपर एक बड़ी विशालकाय मकड़ी हमला कर देती है, जिसे कुछ सोल्जर्स और बिल वहीं पे मारे जाते हैं और बाकी के बच्चे उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ इन दोनों टीम से अलग एक अकेला सोल्जर होता है जिसका नाम होता है चॉपमैन। वो नदी पे पानी पी रहा होता है कि वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग भी वहाँ पर आराम से पानी पी रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। इसके बाद कॉन्ग उस जाइंट ऑक्टोपस को मारकर उसे खा लेता है और फिर वहाँ से ऑक्टोपस को लेकर निकल जाता है। फिर वो चॉपमैन एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और फिर वो पेड़ जिस पर वो बैठा था वो चलने लगता है, क्योंकि वो पेड़ नहीं बल्कि एक जाइंट क्रिएचर होता है। ये जाइंट क्रिएचर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और चॉपमैन को कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके सामने वो स्कल क्रॉलर आ जाता है और वो स्कल क्रॉलर अकेले चॉपमैन को खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और बाकी के लोग उस बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं और वो लड़की मैसन कबीले वालों की कुछ तस्वीरें ले रही होती है। उनको कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ के मेन गेट से बाहर आती है और देखती है कि उनका हेलीकॉप्टर एक जंगली जानवर के ऊपर गिरा हुआ है, तो वो भागकर उसकी हेल्प करने जाती है, पर हेलीकॉप्टर का भार बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो उसे हटा नहीं पा रही होती। इतने में वहाँ कॉन्ग आ जाता है और एक बार में उस हेलीकॉप्टर को वहाँ से हटा देता है। कॉन्ग मैसन को कुछ नहीं कहता, बस गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और बाकी के लोग अब कबीले वालों को अलविदा कहकर वहाँ से उस बोट में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कनेक्शन मिल जाता है और वो दूसरे टीम को फोन करके बताते हैं कि वो उन लोग तक पहुँचने वाले हैं। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सारे अब घर जा रहे हैं, पर इतने में
में उनमें से एक पर उड़ने वाला क्रीचर हमला कर देता है और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं और फिर हवा में ही मार देते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने बाकी के लोगों तक पहुंचते हैं और उनसे मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब सारे मिलकर अपने शिप की तरफ जाने को कहते हैं, पर कर्नल कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है। ये सुनते ही हैंक कहता है कि वेस्ट की तरफ जाना बिल्कुल सेफ नहीं, क्योंकि वो जाइंट क्रिएचर्स का इलाका है। कर्नल कहता है कि मुझे वहां जाना है क्योंकि वहां पे मेरा एक सोल्जर चॉपमैन फंसा हुआ है। अब यहाँ कर्नल या किसी और को नहीं पता था कि चॉपमैन अब मारा जा चुका है। फिर कर्नल जेम्स को वहां चलने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा काम टीम को रास्ता दिखाना है और मैं यहाँ अपने एक भी सोल्जर्स को अकेले छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। इसीलिए जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब सब मिलकर वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और फिर वो सारे लोग स्कल आइलैंड के उस हिस्से में जा पहुंचते हैं जो कि उन जाइंट स्कल क्रॉलर का इलाका है। हैंक बताने लगता है कि ये सारे कंकाल कॉन्ग की फैमिली और बाकी सारे डायनासोर्स के हैं जिन्हें उन जाइंट स्कल क्रॉलर ने मार दिया था। अब सारे हिम्मत करके घाटी को पार कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने चॉपमैन को मारा था। साथ ही वो छोटे छोटे उड़ने वाले क्रिएचर भी उन पर हमला कर देते हैं। अब सारे बड़ी मुश्किल से इन क्रिएचर्स को मार गिराते हैं और फिर हैंक उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस घाटी से निकल जाना चाहिए। पर इतने में कर्नल फिर कहता है कि मैं चॉपमैन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जेम्स बोलता है कि चॉपमैन अब मारा जा चुका है क्योंकि उसका लॉकेट वहां पर आए जाइंट स्कल क्रॉलर के मुंह में से निकला था, यानी अब हमें सीधा शिप की ओर जाना चाहिए। पर यहाँ कर्नल फिर कहता है कि मुझे चॉपमैन के हेलीकॉप्टर तक जाना है क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में बहुत सारा गोला बारूद है जिससे हम इसे जाइंट स्कल क्रॉलर और उस कॉन्ग को मार सकते हैं। अब ये सुनकर बिल कर्नल को कहता है कि तुम कॉन्ग को क्यों मारना चाहते हो? कॉन्ग ने तो तुम्हारी जान बचाई है और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं और वो इस आइलैंड की रक्षा करता है। फिर जेम्स भी कहता है कॉन्ग को क्यों मारना है, और वैसे भी कॉन्ग ने चॉपमैन को नहीं मारा था, उसे तो स्कल क्रॉलर ने मारा है। कर्नल कहता है कि मैं उन जाइंट स्कल क्रॉलर को तो मारूंगा ही, पर उस कॉन्ग को भी मार के रहूंगा क्योंकि उसने मेरे बहुत सारे सोल्जर्स को मारा है। अब यहाँ जेम्स समझ जाता है कि कर्नल समझने वालों में से नहीं है, इसलिए वो कहता है तुम्हें हेलीकॉप्टर तक जाना है तो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ बोट से शिप तक जा रहा हूँ ताकि उन्हें हम रोक सकें। नल और बाकी सारे सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर उन्हें वो सारा गोला बारूद भी मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स और मैसन बाकियों को पीछे छोड़कर एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगते हैं ताकि वो देख सके कि उनकी शिप है कहाँ। पर पहाड़ चढ़ते चढ़ते उन्हें रात हो जाती है और फिर उन्हें ऊपर कुछ नजर नहीं आता। पर इतने में उनके सामने कॉन्ग आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं, पर कॉन्ग उनके करीब आता है। वो उन्हें कुछ नहीं करता। मैसन जो कॉन्ग से पहले भी मिल चुकी है, कॉन्ग को हाथों से टच करती है और महसूस करती है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय क्रिएचर है। तभी जंगल में एक ब्लास्ट होता है जो कि कर्नल और उनके साथियों ने किया है। कॉन्ग वहां जाता है और ट्रैप हो जाता है। ये ट्रैप दरअसल कर्नल और उनके साथियों ने बिछाया होता है ताकि कॉन्ग वहां फंस जाए, जिससे कॉन्ग फंस जाता है और आग में जल जाता है, जिस कारण कॉन्ग घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कर्नल और उसके साथी कॉन्ग को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि जेम्स और मैसन और हैंक उन्हें गन पॉइंट कर लेते हैं। कर्नल अपने सोल्जर्स को कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, पर अब बाकी सारे सोल्जर्स अब कर्नल के अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि कॉन्ग उनका दुश्मन नहीं है, उनका दुश्मन तो वो जाइंट स्कल क्रॉलर है। अब वहाँ एकदम से एक बड़ा सा स्कल क्रॉलर आ जाता है। इससे पहले कि वो उन लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा कॉन्ग अपने सेंसेस में आ जाता है। अब यहाँ कॉन्ग और उस जाइंट स्कल क्रॉलर के बीच घमासान युद्ध हो रहा होता है कि उसी बीच वो सारे लोग अपनी शिप की ओर भागने लगते हैं। उतने में एक और स्कल क्रॉलर उन पर फिर से हमला करने उनके पीछे आ रहा होता है, पर यहाँ फिर से कॉन्ग उन्हें बचाने के लिए उस स्कल क्रॉलर को बड़े फोर्स से एक पत्थर से मारकर घायल कर देता है, जिससे कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है और स्कल क्रॉलर कॉन्ग को अपने मुंह से मारने की कोशिश करता है। इतने में मैसन एक ऊंची सी जगह पर चढ़कर एक फ्लेयर गन चलाकर शिप वालों को सिग्नल भेजती है। इस लड़ाई के बीच कॉन्ग लोहे की जंजीर में फंस जाता है और फिर वो जाइंट स्कल क्रॉलर मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग को मारने वाला होता है कि फिर सारे सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे स्कल क्रॉलर का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। और उसी वक्त कॉन्ग अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है और ये जंजीर पुराने शिप के होते हैं और अब कॉन्ग एक बड़े से जंजीर जिसमें ब्लेड लगी होती है उससे स्कल क्रॉलर को मारता है और उसे जख्मी कर देता है, जिससे मैसन जो कि पहाड़ी की चोटी पर थी नदी में गिर जाती है। इससे पहले मैसन को कुछ होता कॉन्ग उसे पानी में से बाहर निकाल लेता है, पर इतने में वो स्कल क्रॉलर भी वहां आ जाता है जो कि अभी जिंदा है और उसी हाथ को अपने मुंह में डाल लेता है जिसके अंदर मैसन है। पर कॉन्ग इस स्कल क्रॉलर की जुबान को ही बाहर निकाल लेता
मिलता है जिसे स्कल कॉलर मारा जाता है। के बाद कॉन्ग मैसन को नदी किनारे रख देता है। मैसन अभी भी जिंदा होती है और कॉन्ग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सारे अपने घर अपने शहर चले जाते हैं। इसके बाद हैंक को दिखाया जाता है जो कि 30 साल बाद अपने घर अपने बेटे से मिलता है जो कि 30 साल का है। तो इस अमेजिंग मूवी का नाम कॉन्ग स्कल आइलैंड है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।